बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट देखी थी, उसको रिव्यू करते हैं। आज उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे हम कि वहाँ पे कैसे एनर्जी चेंज हो रहा है, किस किस प्रोसेस में, किस किस एग्जाम्पल में हमारे पास एनर्जी चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट जो थी हमने ये देखी थी कि किसी भी सिस्टम को जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किसी सिस्टम को जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो हमारे पास उस सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, ये हमारे पास स्टेटमेंट थी। इसकी हमने साइन कन्वेंशन देखे थे कि हीट कब पॉजिटिव होती है, कि हीट अगर सिस्टम में एंटर कर रही है तब पॉजिटिव होगी, सिस्टम से लीव करेगी तब नेगेटिव होगी। इस तरीके इंटरनल एनर्जी अगर हमारे पास इंक्रीज कर रही है फिर पॉजिटिव है, अगर डिक्रीज कर रही है फिर नेगेटिव है। वर्क डन का हमारे पास ये था, वर्क डन बाय द सिस्टम हमारे पास पॉजिटिव था और वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव था, ठीक है। तो आज इसकी हम एप्लीकेशन देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है या जो सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस है वो आइसोबैरिक प्रोसेस है, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का क्या मतलब होता है, सेम, ठीक है। तो बैरिक प्रेशर से हमारे पास बार प्रेशर का यूनिट है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस का ये मतलब है कि ऐसा प्रोसेस हमारे पास कि जिसमें प्रेशर सिस्टम का क्या रहे, कांस्टेंट रहे, कि थ्रू आउट द प्रोसेस जो है प्रेशर कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। अब ये प्रेशर कैसे कांस्टेंट है कि जस्ट लाइक हमारे पास ये एक वेसल है, इसमें हम कोई भी लिक्विड हीट अप कर रहे हैं, यहां से हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कांस्टेंट है। जैसे ही हमने हीट ऑन की, सिस्टम को देनी स्टार्ट की, तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी कम थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होना शुरू होगी, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। वॉल्यूम में इसकी चेंज आ रही है, जस्ट लाइक दिस कि हमारे पास स्टार्ट में वॉल्यूम जो था हमारे पास इतना था, लेकिन जैसे ही इसने बॉयल होना शुरू किया या इवेपोरेट करना शुरू किया तो यहां से इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसका प्रेशर में कांस्टेंट है, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम में चेंज आ रही है, वॉल्यूम में चेंज आ रही है। तो हमारे पास बेटा हमारे पास वर्क डन जो है वो हमने पढ़ा है पी डेल्टा वी। वर्क डन क्या पढ़ा है हमने, पी डेल्टा वी थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट लाइक प्रेशर वॉल्यूम जो था हमारे पास डेल्टा वी, अब वॉल्यूम में चेंज आ रही है, हमारे पास फाइनल वॉल्यूम जो है इनिशियल से ज्यादा है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी जो इक्वेशन है वो उसकी फॉर्म क्या होगी, वो किस तरह की बनेगी हमारे पास, ठीक है। तो हीट सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसके बाद सिस्टम वर्क डन भी कर रहे हैं हमारे पास, तो यहां पे डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और डेल्टा V हम V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। अच्छा, ये जितने भी प्रोसेस है बेटा इसमें आपने चार चीजें याद रखनी है कि इसकी प्रोसेस की एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन, डेफिनेशन, इसकी हमारे पास एग्जाम्पल, इसका ग्राफ और मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने ये मैथमेटिकल इक्वेशन इसकी लिख दी है। ग्राफ हम इसका बनाएंगे कि जब हमारे पास सिस्टम जो है कांस्टेंट प्रेशर पे ऑपरेट हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे ऑपरेट हो रहा है, हम पीवी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राफ में हमारे पास जो प्रेशर है ये हमारे पास लॉन्ग द वाई एक्सिस है, तो वॉल्यूम है लॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा, इस तरह कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा लेकिन वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। ये हमारे पास इसका आइसोबैरिक प्रेशर में, सॉरी आइसोबैरिक प्रोसेस में इसकी हमारे पास ग्राफ की शेप होगी। हमारे पास ये जो शेप है या कर्व है इसको हम नाम देंगे आइसोबार। क्या नाम देंगे इसको, हम आइसोबार का नाम देंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए हमारे पास डेफिनेशन होगी हमारे पास कि ऐसा सिस्टम कि जिसमें हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट रहे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन होगी हमारे पास, उसका ग्राफ हो गया, आइसोबार हो गई, कर्व ड्रॉ कर ली हमने। अब इसकी प्रैक्टिकल रियल लाइफ से हमने एग्जांपल देखनी है। रियल लाइफ से इसकी एग्जांपल हमारे पास यही है जो मैंने बनाई है कि आप किसी भी सिस्टम को या किसी भी लिक्विड को आप बॉयल होने के लिए रख दें तो उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस वक्त वो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये चार चीजें इस टॉपिक की, इस प्रोसेस की हमारे पास कंप्लीट होगी। नेक्स्ट में हमारे पास है आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। क्या है आइसोकोरिक प्रोसेस, यहाँ पे ये मैंने लिखा है आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, सिस्टम का पूरे प्रोसेस में ड्यूरिंग होल प्रोसेस वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा इसमें हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो इक्वेशन होगी
डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। अब यहां पे हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रही, तो थर्मोडायनेमिक्स जो वर्क डन है बेटा हमारे पास P डेल्टा V, जो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास पूरे प्रोसेस में क्या होगा, जीरो होगा। अब उस जीरो के बाद हमारे पास ये वर्क डन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो डेल्टा वी की जगह हम जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ये वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास इसकी जो इक्वेशन है आइसोकोरिक प्रोसेस में वो ये बन जाएगी कि जितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में यूज हो रही है। ठीक है, वर्क डन सिस्टम नहीं कर रहा। अब स्टार्ट में चैप्टर के हमने स्टार्ट में देखा था कि जो इंटरनल एनर्जी है इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास टेम्परेचर के साथ, KMT के अकॉर्डिंग, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कि सारे का सारा, उसमें हमारे पास वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वर्क डन जीरो है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज आया था 2017 में फेडरल बोर्ड में कि हमारे पास ये चारों प्रोसेस थे एमसीक्यूज में कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज बेस्ट फॉर कुकिंग, कि कुकिंग के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस जो है वो कौन सा, आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक, ये आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो उसमें जो उसका करेक्ट ऑप्शन था वो आइसोकोरिक प्रोसेस था। वो क्यों, आइसोकोरिक प्रोसेस में देखें इस मैथमेटिकल इक्वेशन से आप देखें कि हमारे पास जितनी भी हीट प्रोवाइड कर रहा है वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में यूज हो रही है। अब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में यूज हो रही है मतलब सिस्टम का टेम्परेचर राइज कर रहा है, सिस्टम कोई वर्क डन नहीं कर रहा, एनर्जी कहीं और यूज नहीं हो रही, तमाम सप्लाइड एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में यूज हो रही है। ठीक है, इसका जो ग्राफ है हमारे पास वो देखेंगे, प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस, वॉल्यूम अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखिए हमारे पास वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो मतलब ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं बनेगा, इसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमारे पास वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम में कोई कमी बेशी नहीं आ रही, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो बेटा ये जो कर्व है, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, आइसोकोर कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोकोर कहेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास डेफिनेशन होगी, मैथमेटिकल इक्वेशन होगी, इसका हमारे पास ग्राफ बन गया। अब चौथी चीज इसकी एग्जांपल। ठीक है, चौथी चीज इसकी क्या है, एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में हमारे पास कौन सी है कि अगर आप प्रेशर कुकर में कुकिंग करते हैं, आपको पीछे क्लोज सिस्टम की एग्जांपल भी मैंने वही दी थी कि जब प्रेशर कुकर में आप कुकिंग करते हैं तो वहां पे क्या होता है, उसका सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, जो कुछ है आपने बंद करके रख दिए, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो हीट सारी की सारी इंटरनल एनर्जी और फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज हो रही है, सिस्टम का वॉल्यूम हमारे पास चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल में अगेन आइसो मीन सेम, थर्मल मीन हमारे पास क्या है, हीट टेम्परेचर। तो मतलब ये ऐसा प्रोसेस है बेटा कि जिसमें हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर जो है सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। इसकी एग्जांपल में फेज चेंज, सबसे पहले एग्जांपल मैंने लिखी है फेज चेंज। अब फेज चेंज का क्या मतलब है कि हमारे पास जो लिक्विड है कोई भी, अगर वो मेल्ट हो रहा है हमारे पास, सॉरी वो इवेपोरेट हो रहा है या वो मेल्टिंग से बन रहा है, लिक्विड फेज चेंज हो रहा है। सॉलिड जिस तरह आइस है हमारे पास मेल्ट हो रही है और मेल्टिंग से फिर आगे जब वो हमारे पास इवेपोरेट होगी वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हर वक्त चलता रहता है प्रोसेस, तो फेज चेंज हो गया हमारे पास। तो यहां पे इसकी इक्वेशन में हमारे पास ये देखेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब हमारे पास यहां पे क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, चेंज इन टेम्परेचर क्या है, जीरो, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब चेंज इन टेम्परेचर जीरो का मतलब, ये स्टार्ट में मैंने इक्वेशन बताई थी कि जितना अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो टेम्परेचर में चेंज जीरो है तो ऑटोमेटिक हमारे पास इंटरनल एनर्जी में भी चेंज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब इक्वेशन की क्या फॉर्म बनेगी हमारे पास, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास फर्दर किसके इक्वल बन जाएगा, पी डेल्टा वी के। ठीक है, तो मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास जो सबसे ज्यादा है वर्क डन सबसे ज्यादा आइसोथर्मल प्रोसेस में होगा, क्योंकि वहां पे चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इंटरनल एनर्जी हमारे पास चेंज नहीं हो रही, जितनी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो सारे का सारा हमारे पास क्या है, वर्क डन है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज बन सकते हैं हमारे पास कि किस हमारे पास प्रोसेस में सबसे ज्यादा वर्क डन होगा, सबसे ज्यादा वर्क डन हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस में होगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ है हमारे पास, अगेन पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसकी हम, तो पीवी डायग्राम में इसका ग्राफ
ये कर्व बनेगी। अब इस कर्व को जैसे पीछे हम देखते आ रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, आइसोथर्म कहेंगे। इस कर्व को क्या कहेंगे, आइसोथर्म कहेंगे हम, ठीक है। अब ये हमारे पास बड़ा स्लो प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में हो रही है, प्रेशर और वॉल्यूम में दोनों में चेंज आ रही है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यहाँ पे हमारे पास बॉयल्स लॉ होल्ड करेगा, ठीक है। बॉयल्स लॉ की फॉर्म यहाँ पे हमारे पास ये बनेगी, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें बेटा आपने ये याद रखना है कि हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, कि इसमें हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। एग्जांपल इसकी याद रखनी है कि फेज चेंज, ये बड़ी आसान से एग्जांपल है, फेज चेंज। अच्छा, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर, इसके एग्जांपल में आप ले सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर में आप जितनी भी चीजें, जितनी भी आप उसमें मटेरियल बढ़ाते जाएं, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर फिक्स कर देंगे तो वो टेम्परेचर उसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और डिफरेंट एग्जांपल बन सकते हैं, हमारे पास कार्नोट इंजन है, हमारे पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। कार्नोट इंजन में हमारे पास कुछ प्रोसेस हैं वो आइसोथर्मली कैरी ऑन किए जाते हैं, ठीक है। हीट पंप है, ढेरों एग्जांपल हो सकती हैं, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लिखी थी। नेक्स्ट इसकी इक्वेशन होगी और इसका ग्राफ हो गया हमारे पास, ठीक है। लास्ट वन हमारे पास इसका प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो लास्ट एप्लीकेशन है हमारे पास वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास ये में लिखा है नो ट्रांसफर ऑफ हीट, के सिस्टम में हमारे पास हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, आइसोलेटेड सिस्टम है, थर्मली आइसोलेटेड। थर्मली आइसोलेटेड का मतलब है कि ना सिस्टम में बाहर से हीट अंदर आ रही है, ना सिस्टम में हीट अंदर से बाहर जा रही है, ये सारी की सारी हीट ट्रांसफर जीरो है। तो सिस्टम जो है वो खुद वर्क डन करेगा या उस पर हमारे पास वर्क डन होगा, लेकिन हीट की वजह से नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्म बनेगी, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल्टा Q जीरो हो गया। अब सिस्टम में हमारे पास ये क्या होगा, डेल्टा Q क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखें डेल्टा Q जीरो होने से अब ये वाली जो इक्वेशन है ये इसकी दो फॉर्म बन सकती हैं, ठीक है। डेल्टा U प्लस W की दो फॉर्म बन सकती हैं। मसलन कि इसको बेटा हम ये लिख सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W एंड डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, ठीक है। अब ये दो अलग-अलग इक्वेशन बनी हमारे पास। इनमें से एक इक्वेशन हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन की है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन की है, ठीक है। आपको पता है जब सिस्टम एक्सपेंड करेगा तो सिस्टम खुद वर्क डन कर रहा होगा अपनी इंटरनल एनर्जी खुद यूज करके। तो स्टार्ट में साइन कन्वेंशन मैंने आज भी बताया कि हमारे पास जब वर्क डन खुद सिस्टम करता है, वर्क डन खुद सिस्टम करेगा तो वहां पे जो हमारा वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ये जो है इक्वेशन, ये हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन की है, ठीक है। क्योंकि यहां पे सिस्टम जो है वो खुद वर्क डन कर रहा है, उसकी इंटरनल एनर्जी खुद डिक्रीज हो रही है, तो यहां पे हमारे पास ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन की है। और ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन की है। एडियाबैटिक कंप्रेशन में हमारे पास सिस्टम में हीट तो नहीं आएगी, अच्छा। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि सडन अगर गाड़ी जा रही है रोड पे, अचानक से टायर बस्ट हो जाए तो वहां पे, क्योंकि टायर के अंदर टेम्परेचर हमारे पास प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर की वजह से टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब वहां पे अचानक से जब उसे स्केप मिलेगा तो सडन डिक्रीज इन प्रेशर होगी, ठीक है। सडन प्रेशर में चेंज आएगी, जब प्रेशर में चेंज आएगी टेम्परेचर अचानक से डिक्रीज करेगा, अचानक से डिक्रीज करेगा, वो जो गैस है या वो एयर है वो कूल डाउन हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है एडियाबैटिक प्रोसेस की। दूसरी फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, हमारे क्लाउड जो है अचानक से वेपर जो समंदर वगैरह से उठते हैं, जैसे ही एटमॉस्फेयर में जाते हैं ऊपर जाते जाते अचानक से प्रेशर में चेंज आता है, प्रेशर कम होता है तो वहां पे टेम्परेचर में कमी की वजह से वो फौरन क्या हो जाते हैं, क्लाउड्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हमारे पास इसकी एडियाबैटिक प्रोसेस की हैं। इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, ठीक है, इसका ग्राफ बनेगा, इसकी शेप मिलती जुलती है आइसोथर्मल प्रोसेस से। तो बेटा ये ख्याल करना है आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक में कि एडियाबैटिक की जो कर्व है ये थोड़ी सी स्टीपर है। इस कर्व को हम क्या नाम देंगे, एडियाबैट का नाम देंगे, ठीक है। ये कर्व थोड़ी सी स्टीपर है। स्टीपर से मुराद ये क्वेश्चन भी आता होता है बोर्ड में कि हमारे पास के व्हाई एडियाबैट इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्म, या व्हाई आइसोथर्मल प्रोसेस इज मोर स्लोअर देन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये है कि क्यों आपने दोनों में देखा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं है। जब हीट ट्रांसफर नहीं है तो सिस्टम ने जो कुछ करना है अपने ऑन पे करना है, एक्सपेंशन करनी है अपने ऑन पे करनी है, अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करनी है।
तो जब इंटरनल उसे बाहर से किसी बिनोनी इमदाद की वो क्या कहते हैं उम्मीद ही नहीं है, तो सिस्टम का जो वर्क डन ये प्रोसेस होगा वो जरा स्पीड से हो जाएगा। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास उसमें हीट आएगी क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है। अगर हमारे पास जस्ट लाइक रूम का टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है 25 सेंटीग्रेड पे, अगर कंप्रेशन हो रही है तो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा, लेकिन हमने तो क्या रखना है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रखने के लिए हमें हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, रूम हमारे पास सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, फिर हमें हीट इंपोर्ट करनी पड़ेगी सिस्टम में। तो देखें अब हीट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, रिजेक्ट या एंटर करने के लिए हमारा कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो ठीक है, तो इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास जो होता है ये स्लोअर होता है एज कंपेयर टू एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो इन चारों हमारे पास इक्वेशन में 4 प्रोसेस हैं, आपने हर प्रोसेस की ये 4 चीजें याद कर लें, इनफ है कि इसकी हमारे पास हर प्रोसेस की एग्जांपल, डेफिनेशन, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन के पास लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसकी क्या शेप बनती है, और चौथी इन सब का ग्राफ याद करना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से है मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट? अब स्पेसिफिक हीट का पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या चीज़ है। आपने मैट्रिक में स्पेसिफिक हीट पढ़ा होगा कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है, उसका टेम्परेचर अगर हमने 1 केल्विन इंक्रीज करना है, अगर उसका हमारा 1 kg मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर अगर हमने कितना इंक्रीज करना है 1 केल्विन इंक्रीज करना है, तो जितनी सिस्टम को हीट रिक्वायर्ड होगी वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। अब यहां पे मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, हम क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। अब मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस में हम क्या करेंगे कि 1 मोल गैस ले लें, ठीक, कोई भी गैस हो, 1 मोल गैस हो, उसका टेम्परेचर आपने कितना इंक्रीज करना है? उसका टेम्परेचर बेटा आपने इंक्रीज करना है 1 केल्विन। तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। ठीक है, कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन जो है कि हम, आपको पता है किसी सिस्टम में जितना टेम्परेचर, जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। और ये हमारे पास क्या है? अगर n है, क्या है? n नंबर ऑफ मोल, n हमारे पास क्या नंबर ऑफ मोल, तो आपको पता है यहां पे हम जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे तो यहां पे हमारे पास Cm लगा रहे हैं, Cm n डेल्टा T। बेटा ये जो कांस्टेंट लगाया है हमने, ये मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस है। ठीक है, कि जितनी हीट प्रोवाइड करें सिस्टम में, सिस्टम को 1 मोल गैस के लिए कि उसका टेम्परेचर हमने 1 केल्विन इंक्रीज करना है, उसका हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। तो इसकी अगर इक्वेशन बनाएंगे तो सेम इज इक्वल टू, ठीक है, 1/n डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बन जाएगी इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, ये n नंबर ऑफ मोल्स हैं हीट सप्लाइड, और ये हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, इसका हमारे पास जो यूनिट होगा जॉल पर मोल पर केल्विन, इसका यूनिट होगा जॉल पर मोल पर केल्विन। अब हमारे पास जो गैसेस होती हैं इनकी 2 हमारे पास टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट होती है। मोलर स्पेसिफिक हीट 2 टाइप की होती हैं। एक बेटा हमारे पास Cp होती है, दूसरी हमारे पास क्या होती है? Cv होती है। अब Cp हमारे पास क्या होता है? Cp P स्टैंड फॉर प्रेशर, के मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड Cv क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब डेफिनेशन वही है कि जो हमने मोलर स्पेसिफिक हीट की, लेकिन उसमें लफ्ज कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा और कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर में क्या कहेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, मतलब आइसोबैरिक प्रेशर में जितनी हम 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट सप्लाई करेंगे, वो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो हमारे पास क्या होगी? Cp होगी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी तरीके Cv हम कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम हमारा कौन सा प्रोसेस था? आइसोकोरिक प्रोसेस था ना। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसको को हम क्या कहेंगे? इसकी इंडिकेशन किससे करेंगे? Cv से करेंगे। यूनिट इसके हमारे पास दोनों के वही होंगे, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता होता है कि डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर, एंड देन प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। Cp क्या चीज अभी बताई? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड ये कैपिटल R है हमारे पास, जनरल गैस कांस्टेंट है, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो अब हमने ये प्रूव करना है।
ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम दो प्रोसेस लेंगे कि कांस्टेंट प्रेशर पे देन कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो पहले हम कांस्टेंट वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको पता है हमारे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब हमारे पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो मैं यहाँ पे एक वॉल्यूम का वर्ड ऐड कर देता हूँ ताकि हमारे पास डिफरेंस रहे कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में। अब यहाँ पे देखें, अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम में या आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम होगी बेटा वो क्या होगी, जीरो। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगी, जीरो। जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगी तो डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो ये वाला वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये वर्क डन जब जीरो होगा तो आपको पता है हमारे पास इस इक्वेशन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है वो हमारे पास क्या शेप ले लेगी, वो ये बन जाएगी डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू बन जाएगी। अब देखिए बेटा यहां से हम ऑनवर्ड, क्योंकि हमें पता है कि जो हमने पिछले मोलर स्पेसिफिक हीट में देखा कि हमारे पास डेल्टा क्यू वी जो होगा ना हमारे पास ये इक्वल होगा एन सी वी डेल्टा टी के कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो मोलर स्पेसिफिक हीट की इक्वेशन ये हमारे पास बनेगी। अब ये इक्वेशन जो है हमारे पास, ये हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू जब आप बेटा हम यहाँ पे पुट करेंगे तो डेल्टा यू हमारे पास क्या है, फॉर्म ले लेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा यू विल बी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। इस इक्वेशन को हम 2 का नाम दे लेते हैं। अब ये इक्वेशन याद रखनी है, ये नेक्स्ट में आगे यूज होगी। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो एट कांस्टेंट प्रेशर लेंगे हम। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर में हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन बनेगी उसके लिए हम पी वर्ड ऐड कर देते हैं। ठीक है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब बेटा आपको पता है पीछे हमने आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़ा था कि उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम में चेंज आता है, तो वर्क डन हमारे पास जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। इस तरीके डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन से एन सी पी डेल्टा टी, ये फॉर्म बनेगी। ठीक है, और डेल्टा यू इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से हम देखेंगे, ठीक है, डेल्टा यू, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अब डेल्टा यू की ये वैल्यू, वर्क डन की ये वैल्यू और क्यू पी की जो हीट सप्लाई कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, वो वाली वैल्यू बेटा हम इस इक्वेशन नंबर 3 में लगाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहां पे देखें जब इक्वेशन 3 में हम वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास क्या शेप बन जाएगी, एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू, एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू, डेल्टा यू की जगह हम क्या लगाएंगे, एन सी वी डेल्टा टी, और बेटा प्लस वर्क डन की इक्वेशन क्या लगा देंगे हम, पी डेल्टा वी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप 4 का नाम दे लें। ठीक है, आपने जनरल गैस इक्वेशन है हमारे पास, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, वो हमने पढ़ी कि पी डेल्टा वी इज इक्वल टू, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब ये देखें पी डेल्टा वी जो की जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू हम इधर लगा सकते हैं। पी डेल्टा वी की वैल्यू इक्वेशन 4 में अगर पुट कर दें तो फिर इक्वेशन क्या शेप ले लेगी हमारे पास, एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। ठीक है, अब यहां पे देखें इसमें हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स एन कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, डेल्टा टी। तो बेटा एन डेल्टा टी अगर हम कॉमन ले लें तो सी वी एंड प्लस क्या बचेगा हमारे पास, आर बचेगा, और इधर अगर हम इसको थोड़ी अरेंज करके देखें सी पी एंड डेल्टा टी। ठीक है, ये देखें ये वाली टर्म इस टर्म से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, डिवाइड हो गए, तो बाकी हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। सी वी को इक्वेशन की साइड पे लेके जाएं तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो यही तो हमने प्रूव करना था, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब बेटा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है, लेकिन लास्ट टाइम 2018 में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ गया था, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप इसके थोड़े स्टेप कम कर सकते हैं, इतनी लंबी डेरिवेशन आप 3 नंबर के लिए तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि वाई सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी।
Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। अब देखें स्टूडेंट, इसका वैसे मैथमेटिकल आंसर भी लिख देते हैं कि एज Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमारे पास Cp जो है हमें ग्रेटर नजर आ रहा है। लेकिन थ्योरेटिकल देखें हमारे पास इस इक्वेशन में कि अगर हमने सिस्टम का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना है, सिस्टम का टेम्परेचर हमने 1 केल्विन इंक्रीज करना है, तो Cv जो है, Cv हमारे पास क्या होगा कि वहां पे उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में तो हमारे पास वर्क डन नहीं होता, कांस्टेंट वॉल्यूम में हमारे पास वर्क डन नहीं होता, तो हमें थोड़ी हीट लगेगी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वर्क डन में तो हीट ने कन्वर्ट ही नहीं होना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि हमारे पास जो हीट सप्लाई करते हैं वो वर्क डन में चेंज हो सकती है और इंटरनल एनर्जी में चेंज हो सकती है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो टेम्परेचर में ही चेंज होगी, वर्क डन में चेंज नहीं होगी, तो थोड़ी हीट से काम चल जाएगा। लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर जो Cp है, एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास, तो उसके लिए हम इस इक्वेशन में देखें कि डेल्टा Q जो सप्लाई कर रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज हो रही है और वर्क डन में भी चेंज होगी। अब टेम्परेचर का जो हमने सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, जब सिस्टम का टेम्परेचर हमने इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक ही हमारे पास मटेरियल हो, अगर उसका टेम्परेचर हमने 1 केल्विन या लेट्स सपोज 10 केल्विन रख लें, आप स्टैंडर्ड रख लें, वो इतना आपने बढ़ाना है, तो आपको Cp जो है कांस्टेंट प्रेशर जो प्रोसेस होगा वहां पे हमारे पास जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वो ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस हमारे पास क्वेश्चन का आंसर में क्या लिखेंगे कि एट कांस्टेंट प्रेशर ऑल द हीट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, वो क्या कन्वर्ट होगी वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो भी सारी की सारी हीट होगी वो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए यूज होगी। तो इसलिए Cp जो है हमें ज्यादा सप्लाई करनी पड़ती है एज कंपेयर टू Cv, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट टाइम हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे, हीट इंजन देखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद सेकंड लॉ की हमारे पास जरूरत क्यों पेश आई, ठीक है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, और हीट इंजन, देन हमारे पास कार्नोट थ्योरम आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम